नमस्ते दर्शकों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक ऐसा विकार जो अनजाने में ही सही लेकिन जिसकी शुरुआत मां के पेट से ही हो जाती है। अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, इसके सिम्टम्स पेरेंट्स की टेंशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो समझ ही नहीं पाते उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, और इसी वजह से बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। एक तरफ परिवार दुखी, दूसरी तरफ बच्चा भी परेशान। मेडिकल साइंस में ऐसा माना जाता है दर्शकों कि ADHD से ज्यादातर बच्चे ही प्रभावित होते हैं, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जहां एडल्ट्स भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें मरीजों के दिमाग का विकास सामान्य व्यक्ति की तुलना में या तो धीरे होता है या ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ADHD के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी है जो या तो आधी अधूरी लोगों के बीच में पहुंचती है या फिर है ही नहीं, जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत का सवाल है। और आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर खास मेहमानों से करेंगे चर्चा और जानेंगे उनसे असल में ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है क्या। इसको लेकर जो बातें सुनी और बताई जाती हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण, इलाज, समस्या का समाधान, वो हर सवाल जो आपके जहन में आ रहा है, हर पॉइंट पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले कुछ लोगों से हमने बात की कि उनका ADHD पर क्या कहना है और ADHD को वो कितना समझते हैं। ज़्यादा है मेरे हिसाब से तो ये यूथ को ज़्यादा दिक्कत करती है। एक्चुअली क्या है, आजकल की लाइफ स्टाइल सब ऊट पटांग है, कोई कुछ भी खा रहा है, टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इससे बचाव करने के लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर स्लीप हो, डाइट हो, एक्सरसाइज वगैरह हो। इससे बचने का बस एक ही है कि उसको एक मतलब ये जो कारण है ना, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, मेंटल हेल्थ एंड सोशल मीडिया स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन डाइट, इन्हीं सब कारणों से अगर युवा इन सबको मतलब फोकस करता है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज करें। आई थिंक जैसा हमारा शेड्यूल हो गया है, हम काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम अपने पर्सनल लाइफ को इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं प्रॉपर टाइमिंग से, ना उठ पा रहे हैं। तो आई थिंक हमें सबसे पहले तो हमारा स्लीप शेड्यूल ठीक करना चाहिए। इसके बाद हमें आसपास हमारे ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो हमारी वर्क लाइफ से हटके भी हमारी एक लाइफ है जिसपे लोगों ने आजकल ध्यान देना बंद कर दिया है। होता है कि दुकान पे बैठे हैं और सामने से व्यापारियों का फोन आ रहा है, पेमेंट के लिए प्रेशर आ रहा है, और अब हमने भी किसी को उधार दे दिया दुकान पे और हमने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला अभी नहीं दे पाएंगे, 6 महीने बाद दे पाएंगे या 4 महीने बाद दे पाएंगे। लेकिन सामने से मुझे व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि मुझे अर्जेंट पेमेंट चाहिए। तो उस समय भी मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से मानसिक तनाव होने लगता है, गुस्सा आने लगती है कि मैंने क्यों दे दिया उधार या क्यों मैंने ऐसा कर लिया। और कई बार ऐसा होता है कि जब पता चले कि मैं दुकान पे बैठा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं दुकान बंद करके चला जाऊँ क्योंकि सीजन का टाइम रहता है, तो उस टाइम भी ऐसा रहता है कि क्योंकि डॉक्टरों का तो टाइम फिक्स रहता है कि उनको 12 से 4 बैठना है या फिर 2 से 3 बैठना है, जो भी हो। लेकिन उस टाइम पे हम फ्री नहीं हो पाते, और फिर हम पता चले कि जिस टाइम हम लोग पहुँचे यहाँ से फ्री होके और वहाँ पहुँचे और वहाँ पे भी डॉक्टर न मिले, तो उस समय मुझे बहुत अंदर मन से बहुत गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। कोई चीज़ें जो दुर्घटना हो चुकी है और जिस कारण से मुझे हानि हुई है, तो उस जगह मुझे बहुत अपने मन से ये लगता है कि यार ये काश नया होता तो आज मुझे बहुत फायदा होता है, कुछ होता। तो ये चीज़ें सोच के भी मुझे थोड़ा बहुत अंदर से चिड़चिड़ापन या गुस्सा। इस बारे में बात की नहीं, अभी ऐसा तो डॉक्टर से कोई बात नहीं की है, लेकिन अभी ऐसा तो लगता नहीं है मुझे इतना ज़्यादा। लेकिन मतलब मैं अपनी पर्सनल चीज़ों के लेके अगर सोचूं तो फिर ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी लगता है ना, कभी कभी पुरानी बातें जैसे गुस्सा आना, कोई भी चीज को देखकर चिड़चिड़ापन आता है, ऐसा होता है, हमें कई बार होता है। कोई भी पुरानी बातों को सोचने पर उसमें डिप्रेशन की भी जैसी स्थिति बन जाती है। डेफिसिट डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर, और इसमें जो है ये एक मानसिक बीमारी है। इसमें व्यवहार में चेंजेस होना, आवेग उत्तेजना बहुत ज्यादा होना, बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करने की जल्दबाजी होना, या व्यवहार में चेंजेस, कभी कभी बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाना, कभी कभी अचानक शांत रहना। और ये किसी भी उम्र वर्ग के लोगों में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है।
ADHD को लेकर जब आपने लोगों के रिएक्शन सुने, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं। किसी को आधी अधूरी बात पता है, किसी को इस बीमारी के लक्षण के बारे में नहीं पता है, या और भी कई सारी बातें हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना देरी किए हम साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सौम्यश्री होता जो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। आप MD हैं पीडियाट्रिक्स में। डॉक्टर सौम्यश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर सौम्यश्री, ADHD छोटा सा है, वर्ड बहुत छोटा सा है, अगर फुल फॉर्म तो बहुत मुश्किल है इसकी। आसान तरीके से मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों तक पहुंचाएं इस सब्जेक्ट के बारे में, बीमारी के बारे में। ये है क्या, कब होती है, किसको हो सकती है? ठीक है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। ADHD इज बेसिकली अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे का अटेंशन स्पैन जो है वो काफी कम हो जाता है इसमें, तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि बच्चे का IQ में प्रॉब्लम है, पर बच्चा बेसिकली किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। इट्स ए न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर। अच्छा डॉक्टर सौम्यश्री, मेरी कोशिश ये है कि ना जो भी कंफ्यूजन हो दर्शकों के, मैं तुरंत उसे दूर कर सकूं। अब कई बार ये होता है ना कि बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, कुछ ध्यान नहीं लग रहा है, इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, तो क्या मतलब क्या फर्क है कि कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं लग रहा है? फर्क क्या है बदमाश बच्चे में और उस ADHD से पीड़ित बच्चे में? तो देखिए सर, मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं जो थोड़े बदमाश होते हैं और पेशेंट बोलते हैं मैडम आप देख लीजिए कहीं ADHD तो नहीं है। बट हर बदमाश बच्चा को ADHD नहीं है। I'll explain you. Whenever a child comes to my clinic having ADHD, if I ask the child to sit on a chair, he is not going to sit on that chair. He will keep jumping. एक जगह से दूसरे जगह he will start jumping. And another thing, he will not look into my eyes also. There are many ADHD children, those they have problem in eye contact. They will not talk to me also. And मैं अगर कुछ पूछूं, जैसे if I am calling by their name or something, they are not telling also that. So basically ये नहीं कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता है कि वो शायद अटेंशन नहीं देना चाहते। एक बार में उन्होंने एक चीज पकड़ा, फिर उसको बिना देखे, जैसे एक नॉर्मल बच्चा ना अगर एक चीज पकड़ता है उसको देखेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा उसके बारे में सोचेगा, फिर दूसरा चीज पकड़ेगा। बट ये वाले बच्चे ये जनरली वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते किसी एक चीज में। ये हमारा पहला डायग्नोसिस होता है। एंड अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा है 5 to 10% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में हम ये ज्यादा देखते हैं। जनरली वो तब होता है कि जब बच्चे को ज्यादा अटेंशन घर पे नहीं मिल रहा है, या बच्चा स्क्रीन टाइम ज्यादा देख रहा है, या टीवी मोबाइल पे ज्यादा है। तो आप आजकल के इंस्टाग्राम का जो मोड है कि 10 सेकंड का स्पैन एंड देन गो टू द नेक्स्ट रील, सो इट इज द सेम थिंग। द चाइल्ड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इसमें स्कूल में जनरली जो कंप्लेन आता है कि बच्चा एक पेज पूरा लिखने से पहले नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। ठीक है, बच्चा इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग टू राइट द होल थिंग और डू whatever he has started, he is not going to finish it. So this is how we generally see. And if you want to ask, yeah. हाँ श्योर। मैं हमारे साथ एक और वहाँ जुड़ गए, डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल। आप MBBS हैं MD। डॉक्टर स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर स्वप्निल, ADHD से पीड़ित का कोई भी हो सकता है, या फिर अब जैसे कि देखिए एक आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कोई बीमारी की वजह वायरस होती है, बैक्टीरिया होता है, अमूमन हम यही कहते हैं ना कि देखो वायरस की वजह से हो गया बैक्टीरिया। तो ADHD की वजह क्या होती है, और ये क्या कह लीजिए कि हमें कोई दिक्कत करता है, या फिर ये जेनेटिकल है, कैसे होता है ये? देखिए ADHD जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल इलनेस है। मतलब आप सब कुछ सही होते हुए भी, या कई बार कुछ प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनके कारण यह विकार जन्मजात रूप से बच्चों में आता है। बच्चों का जो ब्रेन है वो किसी तरह से डिफेक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसका डेवलपमेंट थोड़ा अलग तरीके से होता है जैसा कि बाकी बच्चों में एक मिनट डॉक्टर स्वप्निल, यानी ये बात हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि माइंड जो है ना, हमारा अंदर का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ है, ये एक बड़ी वजह है कि ADHD होता है।
ये कंफर्म है, क्लियर है हाँ जी, एकदम? नहीं, मैं ये कहूंगा डेवलप नहीं हुआ है, गलत है कहना। बच्चों का जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं उनमें ब्रेन का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, जिसमें दो तीन जो डोमेन होते हैं, जिसमें तीन मेन डोमेन होते हैं। एक तो इम्पल्सिविटी, मतलब कि किसी भी चीज में एकदम से डिसीजन ले लेना। दूसरा हाइपर एक्टिविटी, मतलब अति चंचलता। और तीसरा है इनअटेंशन, मतलब किसी चीज में ध्यान लगातार नहीं लगा पाना। इन तीन डोमेन में उनमें प्रॉब्लम होता है। इसी का मिला जुला के जो स्वरूप बनता है उसको एडीएचडी बोलते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। और डॉक्टर सौम्यश्री, अब तो जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक बड़ों में भी देखा जा रहा है। चलिए, बच्चे में जेनेटिकल है, लेकिन बड़ों में फिर कैसे? प्रेवलेंस इन एडोलसेंस इज अराउंड 2 to 6%। जनरली हम एडोलसेंट चिल्ड्रन जो हम बोलते हैं टीनेज ग्रुप में, वो हमने 2 to 6% बच्चों में देखा है ना। सो मैं इसमें एक थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूंगी, एडीएचडी ऑल्सो को एग्जिस्ट विद इमोशनल, बिहेवियरल, लैंग्वेज एंड ऑल्सो लर्निंग डिसऑर्डर्स। मैं ये भी कहना चाहूंगी। एंड कुछ बहुत कम प्रतिशत में ऐसा भी देखा गया है कि एडीएचडी मैटरनल ये में अगर माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग डिलीवरी, या मैटरनल एस्फिक्सिया है, या मदर स्मोकिंग या अल्कोहल, बहुत कम ये में ये भी पाया गया है। एंड सर्टन जीन्स हैज आल्सो रिलेटेड टू एडीएचडी, बट यस दिस इज डेफिनेटली अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। सो कुछ हद तक ये हम एडोलसेंट, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आई वुड से, हम एडोलसेंट चिल्ड्रन में भी देख रहे हैं। अगर उनका अप्रोप्रिएट उनका नीड या कुछ अगर हमने एड्रेस नहीं किया है, या जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है या एंजाइटी है और समथिंग है, तो इस केसेस में हम एडीएचडी बड़े बच्चों में भी हम देख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल, मैं जी लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, सो उन सब चीजों में हम एडीएचडी देख रहे हैं। मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं डॉक्टर स्वप्निल जी। यस भुलक्कड़, आलसी, आलसी, बदमाश, ध्यान नहीं लगता है, किसी काम में मजा नहीं आ रहा है, एकदम नीरस तरह से बैठे हुए हैं, तो क्या ये भी एडीएचडी के साइंस हैं? बिल्कुल मैं सही, आपका जो कह रहे हैं वो सही है। मतलब ये शब्दों का उपयोग करना तो इतना सही नहीं है, पर हाँ कुछ चीजें इसमें हैं जो एडीएचडी वाले बच्चों या बड़ों में मिल सकती है। जैसे चीजों को भूल जाना, आलसी होना। अब आप कहेंगे इसमें हाइपर एक्टिविटी है, तो किसी को आप आलसी कैसे कहोगे? तो आलसी इसीलिए क्योंकि बच्चा जो है वो अपना हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन के कारण टाइम पर समय पर कामों को कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसलिए प्रायः उसको आलसी की संज्ञा मिलने लग जाएगी। क्योंकि चीजों को याद नहीं रख पाता है इनअटेंशन के कारण, तो उसको भुलक्कड़ होने की संज्ञा मिलने लग जाएगी। तो ये सब चीजें संज्ञाएं मिल सकती है, तो एक तरह से ये भी एडीएचडी के लक्षणों में गिना जा सकता है। जी 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 डॉक्टर सौम्यश्री, हमने इस पर प्रोग्राम किया था आईक्यू ईक्यू, क्या इसका भी कुछ कनेक्शन है इससे एडीएचडी से? ADHD has no role in IQ। IQ बच्चे का एकदम सही हो सकता है। It is only a developmental disorder, न्यूरो डेवलपमेंटल या लेट्स से न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसमें आपका बिहेवियर का प्रॉब्लम है। सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि द अदर फैक्टर्स, जैसे कि बच्चे को अटेंशन नहीं दे रहा है, या बच्चे को ज्यादा मोबाइल और टीवी ये हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम है सर। देयर इज नो रोल ऑफ आईक्यू इन दिस। डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल जी, लक्षण क्या क्या हैं? बेसिक लक्षण आप मुझे से बताइए। देखिए, लक्षण से मेरे का मतलब है कि जो मेन लक्षण है और किस उम्र में पता चलता है ये। एडीएचडी के लक्षण अर्ली चाइल्डहुड से देखने मिल सकते हैं। जैसे कि 2 से 3 साल में इसके लक्षण आप पहचानने लग जा सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रायः 6 साल की उम्र से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि तब तक ये सारे लक्षण, इनमें से अधिकतर लक्षण अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। इनके लक्षणों में जो मुख्य लक्षण होते हैं वो 3 भागों में बांटे जाते हैं। एक तो होता है इनअटेंशन, मतलब किसी भी चीज में लगातार ध्यान नहीं लगा पाना। दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी, मतलब अति चंचलता। बच्चा या बड़े जो भी इनमें एडीएचडी है वो एक ही जगह पर काफी समय तक नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ से वहां भागते रहेंगे, चीजों को फिजिटिंग करते रहेंगे। तीसरा होता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब सडन आउटबर्स्ट होना किसी भी चीज का, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से कोई भी डिसीजन ले लेना, गाड़ी तेज चलाना, तोड़ देना। तो ये सारे 3 मेन सिम्टम्स होते हैं जिनमें एडीएचडी सिम्टम्स को अपन डालते हैं। अब इसका डायग्नोसिस, एडीएचडी हर बच्चे में तो होता नहीं है, तो हम कब कहेंगे कि एक बच्चे को या एक बड़े को एडीएचडी हो सकता है? डायग्नोस कैसे करते हैं डॉक्टर्स?
मैं वही बताना चाहता हूँ। हम लोग मेन 3 डोमेन्स को देखते हैं, एक तो स्कूल, दूसरा पीयर ग्रुप मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो, और तीसरा होम। थोड़ा सा रोल इन प्ले कर 3 लेते हैं। डोमेन समझ लीजिए मैं आपका पेशेंट हूँ। हाँ हाँ आप कैसे मालूम चलेगा जी कि जी मैं ADHD से पीड़ित हूँ या नहीं हूँ? आप पूछिए हाँ, मेरे से। मैं आपके अटेंडेंट से ये पूछूंगा, आपके जो गार्जियन है उनसे ये पूछूंगा, क्या इसके ये 3 व्यवहार जो इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी या इनअटेंशन को लेके स्कूल, इसके पीयर ग्रुप मतलब फ्रेंड सर्कल से कोई कंप्लेन आती है क्या, स्कूल से कोई कंप्लेन आती है क्या, पहले पूछेंगे। अगर वो कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब स्कूल से ये सब अगर ये कंप्लेंट्स बोला आती हैं जाए कि भाई बच्चा लड़ता बहुत है, बच्चा क्या कहते हैं उलझता बहुत है, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है। हाँ, तो वो एक उसकी सिवियरिटी देखी जाती है सर। अगर बच्चा समझाने पे मान जा रहा है, अगर उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देने पे वो काफी देर तक एक जगह बैठ पा रहा है, तो उसको एकदम से ADHD नहीं बोला जाएगा। अगर रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस के बाद भी उसको लगातार उस चीज से हार्म हो रहा है, उसके बाद भी वो उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और स्कूल से, उसके पीयर ग्रुप से और उसके घर से, तीनों जगह में से किसी 2 जगह से लगातार ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो फिर उसको ADHD बोल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सौम्यश्री, यस स्पेशल किट्स के बारे में तो आप जानती हैं। स्पेशल किट्स यस डिफरेंस क्या है? ADHD स्पेशल किट्स। तो स्पेशल किड्स अगर आप बोले सर, स्पेशल किड्स में बहुत चीजें आती हैं। देयर इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आल्सो, वो भी आज स्पेशल किड्स में हम माने जाते हैं। एंड ऑटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ADHD इन द वे कि ऑटिज्म में आपका जो है उसमें दैट इज ऑल्सो ए बिहेवियरल डिसऑर्डर। उसमें भी बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उसमें भी बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ नहीं खेलेगा, बच्चा रिपीटेटिव मूवमेंट करेगा। रिपीटेटिव मतलब कोई अगर एक चीज कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली वो सेम रिपीटेड वो चीजें करेगा। बच्चा विल नॉट टॉक विद अदर ग्रुप, अदर चिल्ड्रन। ऑटिस्टिक बच्चे ये होते हैं कि वो ज्यादा दूसरे बच्चों के साथ बात नहीं करते, जबकि ADHD बच्चे वैसे थोड़े फ्रेंडली होते हैं, वैसे बच्चे थोड़े अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलते हैं। बदमाश जरूर होंगे बट ऐसे नहीं कि वो अलूफ रहना पसंद करेंगे। बट ऑटिस्टिक बच्चे जनरली अलूफ रहते हैं, उनको एक पर्टिकुलर एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जिसमें वो बस वही करेंगे। बाकी और भी सिंड्रोम्स होते हैं जैसे एस्पर्गर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, ये सब भी स्पेशल उसमें आते हैं। एंड इफ यू आर, जैसे अभी ऑटिज्म काफी कॉमनली हम देख रहे हैं। आई थिंक कोविड से पहले हम इतना नहीं देखते थे जितना हम कोविड के बाद देखे हैं rather, and that is also because of increase like parents, we are into a nuclear family and parents are also busy and they're into jobs, so ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। Again, this is also diagnosed in at a very early stage when the child is not having eye contact. Like in my clinic, if some child comes and he's not seeing, and this is also डायग्नोस करने का तरीका वही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। आपको इसमें मशीन्स तो है नहीं सर? अगर जी ऐसा कुछ है नहीं कि कोई मतलब कोई टेस्ट होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कोई ऐसा अभी टेस्ट अभी रिसर्च में है, पर अभी तो ऐसा नहीं है कोई टेस्ट। एंड दिस इज आफ्टर बर्थ ओनली वी कैन सी। सो इसमें यही है सर। एक मिनट हाँ, मुझे ये जानना था कि ADHD से मैं पीड़ित हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो वो मुझसे बातें करके मेरे व्यवहार को समझ के ये चेक करेगा कि मैं ADHD से पीड़ित हूँ या फिर नहीं हूँ। इज दिस इज राइट? यस, I think this is the first way, and like Dr. Saab said, school is also very important. When you are sending the child to play school, I think those teachers are very capable of diagnosing कि कौन सा बच्चा अपनी सीट में बैठ के कंटिन्यूसली वो उनकी बातें सुन रहा है या he is concentrating somewhere. So this is a very important thing that we get. See, history everywhere is a very important thing. History from parents, from school, from your grandparents, how you are behaving. So this is how we get into the diagnosis. अच्छा डॉक्टर स्वप्निल, बड़ों के बारे में बताइए थोड़ा सा, उनके बारे में आप कैसे डायग्नोस करते हैं? जी मैंने कहा ना, ADHD के जो 3 कोर सिम्टम्स होते हैं, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, इन्हीं कोर सिम्टम्स के अराउंड इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका कुछ उनका मूडी भी तो होता है ना, कोई लोग बड़े मूडी टाइप के होते हैं। हाँ
हाँ जी, मैं बताना चाह जानना चाह रहा रहा था मैं जरा। था। जैसे जैसे बच्चों में जो होता है वो हाइपर एक्टिविटी सबसे ज्यादा विजिबल सिम्टम होता है कि बच्चा एक जगह बैठ नहीं पा रहा है ना। लेकिन बड़ों में हाइपर एक्टिविटी वाला सिम्टम बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ों में हाइपर एक्टिविटी की जगह आप में इम्पल्सिविटी वाले सिम्टम्स और दूसरा इनअटेंशन वाले, जहाँ पे वो काम करने में उसको लगातार प्रॉब्लम हो रही है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, अपनी जो की हुई जो प्रोजेक्ट है, टास्क है, उनको समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है ना, चीजों को अननेसेसरी प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, ठीक है। बिहेवियर में इम्पल्सिव बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें अगर लगातार मिलें और जिसके कारण उसका सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग लगातार इम्पेयर्ड रहे, तो उसको एडीएचडी की तरफ सोच सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी बड़ों में कम मिलता है। हम प्रॉब्लम फेस से बात कर चुके हैं, हम सॉल्यूशन फेस की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फेस की बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। डॉक्टर सौम्यश्री, कब से इलाज शुरू होता है, कैसे इलाज होता है, क्या दवाएं दी जाती हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कराई जाती है, क्या प्रोसेस रहता है? See, diagnosis like we spoke about, it is during the school time only. या अगर आप उनके पीडियाट्रिशियन के पास अगर आप जा रहे हैं और वहाँ पे डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो आपको मतलब तभी पता चल जाता है। पेरेंट्स जनरली उनको समझ में आ जाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाना कि दिस इज क्योर्ड, दिस कैन बी क्योर्ड, आपका बच्चा ठीक हो सकता है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कैसे ठीक होता है? डिनाइल फेज प्लीज मैं चाहता हूँ आप सॉल्यूशन पर आए। सॉल्यूशन पर आए, ठीक कैसे होता है बच्चा एडीएचडी से जो भी पीड़ित है, जिसको एडीएचडी प्रॉब्लम है, वो ठीक कैसे होता है? सो देयर इज सोशल इमोशनल एंड ये हमारे जो हैं, आई थिंक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट वुड बी अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। सो देयर इज इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड ये वाले हमारे काउंसलर्स बहुत होते हैं। सो दे स्टार्ट काउंसलिंग, दे फर्स्ट टेक द हिस्ट्री कि क्यों हो रहा है, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, किस लिए है। अगर पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स उसको टाइम दें और उसके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बच्चे के बारे में भी समझें। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एडोलसेंट में ये है कि देयर आर मेनी स्कूल रिलेटेड इश्यूज, देयर आर मेनी एंजाइटी इश्यूज, तो उसको पेरेंट्स एड्रेस करें या उस पर देखें। एंड आई थिंक साइकेट्रिस्ट वुड बी अ बेटर पर्सन टू। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल, सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। थैंक यू। ट्रीटमेंट जैसे कहा जाए तो एडीएचडी में ट्रीटमेंट हम दो भागों में कर सकते हैं। एक तो बिहेवियरल थेरेपी या साइको सोशल इंटरवेंशंस और दूसरा होता है मेडिकेशंस, मतलब दवाइयाँ। दवाइयाँ यूजुअली हम लोग बच्चों में 6 साल से पहले शुरू नहीं करते हैं, उसके बाद ही शुरू करते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं या अनकंट्रोलेबल एडीएचडी है। जो मेन फोकस रहता है अर्ली स्टेजेस में या माइल्ड सिम्टम्स पे वो होता है साइको सोशल इंटरवेंशन एज वेल एज बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी मतलब सॉरी मैं आपको फिर पॉज कर रहा हूँ, फिर इधर में फिर एक सवाल आ गया। आपने कहा 6 साल से, पहले ही बताया था आपने कि 6 साल से ही जो है ट्रीटमेंट शुरू होता है, राइट? हाँ जी। अब उससे पहले अगर ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए 3 साल में आपने डिटेक्ट कर लिया एडीएचडी है, तो फिर 3 साल में वही फेस कंटिन्यू रहेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं? नहीं, क्या होता है कुछ चीजें अपने आप भी रिजॉल्व होती है ना। आप उसको अननेसेसरी एड्रेस करेंगे तो वो भी एक बर्डन ही रहेगा बच्चे के दिमाग पे उस पर। तो एक बार एक समय दिया जाता है कि शायद वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके पहले अगर जरूरत होती है तो जो बिहेवियरल थेरेपी और जो काउंसलिंग इंटरवेंशंस होते हैं उस पर फोकस करते हैं। बिहेवियरल थेरेपीज में हम लोग कुछ पॉइंट्स होते हैं मोटे मोटे जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियरल स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो कराते हैं, जिसमें कि बच्चे को समय नियोजन या चीज़ों को समय पर करना सिखाया जाता है। क्योंकि बच्चा बड़ा फिजिटेड रहता है, काम उसके डिस्टर्ब रहते हैं, तो छोटे छोटे कामों को कैसे ऑर्गेनाइज करके करना है वो सिखाया जाता है। इम्पल्सिविटी जो बहुत ज्यादा होती है, इम्पल्स कंट्रोल के लिए उसको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, बच्चों में या बड़ों में हम लोग एक सर टाइम जरा कम है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि टाइम कितना लग जाता है क्योर होने में? ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है सर। जैसे कि कोई भी चीज ऐसा नहीं कहेंगे कि ये क्योरेबल है या पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एडीएचडी जिसमें है वो रहेगा और वो काफी अच्छा मैनेज हो जाता है, व्यक्ति उसके साथ रहना सीख जाता है, उसको हैंडल करना सीख जाता है थेरेपीज और दवाइयों के माध्यम से। और क्योंकि इसमें आईक्यू कम नहीं रहता है बच्चे का, बल्कि इनफैक्ट बाकी बच्चों से कई बार ज्यादा अच्छे परफॉर्मर होते हैं, तो वो आगे जाके काफी अच्छा परफॉर्म करता है। बस ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। ठीक है, ये एडीएचडी क्या है इसको लेकर मुझे लगता है कि दर्शकों को सारे जवाब मिल गए होंगे, अब वो रिलैक्स भी हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा क्या कैसे होता है, जेनेटिकल है, क्योर कैसे होता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है
क्या प्रोसेस है, हमने हर बात सामने रखी है और आप दोनों के जरिए ADHD से जुड़ी हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।